हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ेंगे। और ये इंटरफेरेंस जो है वो डबल स्लिट के कारण होता है। दो सोर्स हम या तो रियल दो सोर्स रखेंगे या वर्चुअल दो सोर्स रखेंगे, और उस सोर्स से जो लाइट पैदा होगा तो उनका संयुक्त प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग बेसिकली यंग एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। तो चलो बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ने के पहले तुम ये जानो, एक वीडियो हम लोगों ने बनाया है वेव के अंतर्गत, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, और वो जनरल वीडियो है, किसी भी इंटरफेरेंस में काम आता है। और यहाँ जो हम लोग स्टडी करेंगे बेसिकली उसी पर आधारित है, ठीक है ना। तो ये इंटरफेरेंस का क्या है, कैसे देखते हैं, ये हो क्या रहा है, ये समझो पहले। यहाँ देखो ये फिगर है, यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है ना। इस लाइट के अंतर्गत क्या देखेंगे यहाँ पर इस सिस्टम में, यहाँ पर देखो एक स्रोत है S1, ये लाइट का एक स्रोत है। ये स्रोत क्या है, यहाँ कोई लाइट होगी, यहाँ पर सोर्स होगा, यहाँ पे ये सोर्स है, ठीक है ना। और सोर्स के सामने ये एक पर्दा लगा दिया, और पर्दा में हमने यहाँ पर छेद S1 छेद कर दिया, S2 छेद कर दिया। ये आगे चल कर के हम लोग समझेंगे कि इसमें एक ही सोर्स को दो जगह बांटने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल यही समझो कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, एक S1 है, एक S2 है, और दोनों ही सेम फेज में एक समय में एक साथ लाइट पल्स इकट्ठा भेज रहे हैं। मतलब S1 और S2, हम ये कह रहे हैं कि S1 S2 आर टू कोहेरेंट सोर्स। अब ये कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स मीन्स दे इमिटिंग एट सेम टाइम, इमिटिंग वेव्स है ना, एट सेम टाइम एंड सेम फेस, ठीक है ना। बस ये समझ के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये S1 और S2 जो है ये अलग, एक क्षण पर एक फेस में लाइट भेज रहा है, दूसरे फेस में दूसरे क्षण पर दूसरा फेस बदल दिया। तो ऐसे सोर्स से हमें काम नहीं है। हमें S1 और S2 दो ऐसे सोर्स हैं जो सेम फेस में है ना लाइट इमिट कर रहे हैं, सेम टाइम पर सेम फेस, यानी मतलब ये कोहेरेंट का मतलब ये हुआ कि द टू सोर्सेस emitting light, ये M है, emitting light at constant phase difference at all the time, है ना, एक क्षण पर नहीं, all the time। तो बस ये कोहेरेंट का मतलब सिर्फ अपना इतनी है कि S1 और S2 जो है लाइट इमिट कर रहे हैं, है ना। और यहाँ P पर कोई एक ऑब्जर्वर बैठा है, जो ये, और P पर एक ऑब्जर्वर बैठा है, या अथवा यहाँ कोई पर्दा लगा हुआ है ना, जिस पर वो लाइट का इफेक्ट दिख रहा है। कोई बात नहीं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि S1 से जाने वाला लाइट है, इसने R1 दूरी चली और ये P पर पहुंचा। S2 से निकलने वाला लाइट है,
वो R2 दूरी चला और P पर पहुंचा। देखो बच्चे, इस मामले में S1 और S2 जब यहाँ पर बैठा हुआ कोई आदमी देख रहा है, यहाँ पर O डैश पर बैठा हुआ कोई आदमी देखेगा तो ये हर क्षण पर एक समान फेज में लाइट इमिट कर रहे हैं, है ना। सेम फेज में लाइट यहाँ इमिट हो रही है। लेकिन जब पीक पर ऑब्जर्वर पी की बात करोगे तो वो क्या करेगा कि वहाँ पर लाइट चलने में टाइम ले रही है। देखो, इसने R1 टाइम चली, ये R2 टाइम चली। जाहिर है कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा एक्स जो बन गया वो R2 माइनस R1। ये R2 माइनस R1 ये क्या हुआ, पाथ डिफरेंस हो गया, पाथ आ गया, पाथ डिफरेंस। जब इतना पाथ डिफरेंस आ जाएगा तो अब आप क्या को समझोगे कि इनके यहाँ पर अब ये फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा, है ना, पी पर। तो ये पी पर एक्चुअली हम उसका असर समझना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या हम कैसे रिजॉल्व करेंगे और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का एक तरीका लो, मान लो हम ऐसा लिखते हैं कि ये S1 जो है वो Y1 वेव भेज रहा है और इस वेव को आप क्या लिख सकते हो, देखो, A cos, है ना, ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स, ठीक है ना। हर क्षण पर इस पाथ पर इसका इक्वेशन जो है ये कहीं x दूरी पर गई, कोई भी लाइट जब x दूरी पर इस रास्ते पर गई तो उसका A1 कह दो, A1 cos ओमेगा टी माइनस इतना हुआ है, ठीक है ना। अब दूसरे का Y2 को अब ये कह सकते हो A2 cos, क्योंकि एक साथ शुरू में t=0 पर तो दोनों एक ही साथ चले थे, तो ये cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, है ना। देखो, यहाँ पर पी पर पहुँच रहा है, यहाँ से इसकी दूरी x है और ये दूरी x प्लस डेल्टा एक्स है, हमने ये मान लिया, ठीक है ना। ये देखो, इस ट्रीटमेंट का इस सवाल को रिजॉल्व करने के लिए हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब इस को थोड़ा सा सरल करने के लिए ये ओमेगा टी माइनस एक्स को एक नाम दे दो, कोई सा नाम दे देते हैं। हाँ, ये गलत है, ये के एक्स है, सॉरी, ये के एक्स होगा, है ना। के बराबर हो गया 2π/λ, ठीक है ना। ये वेब में पढ़े हो कि वेब जो है इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी के है, ये भी ये के है, ठीक है ना। ये वेब है, ये फेस ऐसा है, तो के बराबर इतना, ठीक है ना। अब इस चीज़ में एक काम करते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स को अब कोई नाम दे दो, कोई फंक्शन, कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दोगे, मान लो ये साई दे देते हैं, ठीक है ना। ये नंबर, ये लेट इतना साई। अब ये गणित को थोड़ा सा आसान करने के लिए कर रहे हैं, आगे देखते हैं अगले चैप्टर पर। यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास क्या हुआ, दो बन रहे हैं। एक है y1 इक्वल टू A1 cos साई, ठीक। दूसरा ये हो गया y2 इक्वल टू A2 cos साई प्लस, है ना, माइनस के डेल्टा एक्स। ये हो ना, ये डेल्टा एक्स,
को लिख सकते हो कि नहीं? ये पीछे वाले सवाल में पीछे वाले को हमने ओमेगा टी माइनस के एक्स को साई लिख दिया, तो के और ये डेल्टा एक्स ये बच गया है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते रहें। ठीक है, अब इसको फैला दो, इसको थोड़ा सा फैला कर लिख दोगे तो क्या बनेगा, A2, ठीक है, और कॉस साई कॉस के डेल्टा एक्स, ठीक, प्लस साइन साई और साइन के डेल्टा एक्स, ये बना, इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये दोनों वेव जो हैं, ये दूसरी, ये दोनों वेव एक ही साथ इस पी पर पहुंच रही हैं, तो इन दोनों के बीच में वो फेज डिफरेंस होगा और इन दोनों की वजह से सुपरपोजिशन होगा। फिर सुपरपोजिशन की वजह से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी y, वो बनेगी y1 प्लस y2। क्यों? एक ही पॉइंट पर इन दोनों वेव का जो रिजल्टेंट होगा, ये y1 एक ले जाएगा, दूसरा y2 ले जाएगा। ऐसे y2 लगा तो दोनों का वेक्टर जोड़ जो होगा वही तो इनका इफेक्टिव असर पड़ेगा। तो वही हम इसका रिजल्टेंट इफेक्ट जानना चाहते हैं कि दोनों वेव जब एक ही पॉइंट पर मिलेंगी तो वहाँ पर उसका परिणाम कैसे दिखेगा। तो अब इन दोनों को आप जोड़ो, देखो 1 और 2 को आप जोड़ रहे हो, देखो कॉस साई और कॉस साई, तो उसका फंक्शन देखो, कॉस साई को एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 कॉस के डेल्टा एक्स। ठीक है भाई, ये हो गया। दूसरे वाले का क्या होगा, साइन साई, है ना, साइन के डेल्टा एक्स, ये हो गया। ठीक है ना, इन दोनों फंक्शनों को, ये इतना हो गया। अब हम इसको एक काम करते हैं, देखो r cos थीटा, थीटा एक कोई सी वैल्यू ले लिया, cos थीटा इक्वल टू A1 प्लस A2 cos के एक्स डेल्टा एक्स, मैंने इस वाले पार्ट को हम r cos थीटा कह देते हैं और इसको r sin थीटा कह देते हैं, बच्चे वाले को इसको। अच्छा, यहाँ पर A2 भी तो आएगा ना, A2 भी तो है, यहाँ भी A2 है, क्योंकि ये A2 था उसी को एक्सपैंड किया हमने। ठीक है, तो ये हो गया A2 साइन के डेल्टा एक्स, ये हो गया। अब इन दोनों को देखो, R हमें चाहिए। अब यदि आप ऐसा लिखोगे तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो पहला काम तो ये हो गया y बराबर हो गया R कॉस साई कॉस थीटा प्लस साइन साई इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हो। और इसको आपका देखो, इस फंक्शन को लिख सकते हैं R कॉस साई माइनस थीटा, बस देखो ये फेज डिफरेंस, ये थीटा फेज डिफरेंस है। कितना है, ये थीटा फेज डिफरेंस है। अब क्वेश्चन है कि अच्छा, इस चीज़ को आप पूरे वेव में लिख दो तो क्या होगा, ये हो गया R कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव माइनस थीटा, ये थीटा बोल रहे ना ऐसे। ये देखो, ये एक वेव है, एक नया वेव बन गई, ये भी एक प्रोग्रेसिव वेव है। क्या है, दिस इज अ प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव विथ फेस
डिफरेंस थीटा, ठीक है ना। और एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड आर। अब इस आर को कैसे निकालोगे, यहाँ देखो, यहाँ से निकलेगा ये 3 और ये इक्वेशन 4 यहाँ से निकलेगा। देखो tan थीटा पहले निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर, हाँ ठीक है, tan थीटा बराबर A2 साइन के डेल्टा एक्स, ये बेटा A1 प्लस A2 साइन के डेल्टा एक्स, ये हो गई। और आर की वैल्यू कहते हैं, इनको स्क्वायर करके जोड़ दो। तो अगले पेज पर चलते हैं। तो आर जो है, आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी थीटा था। ये इक्वल टू क्या होगा, देखो A1 प्लस A2 कॉस के डेल्टा एक्स, ये था ना, इसका स्क्वायर हो गया प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर के डेल्टा एक्स, ये कहते हो, ये हो गया दोनों का, यही तो था। इस वाले का स्क्वायर इस साइड में और इसका स्क्वायर, ये दोनों का कर दिया। आगे बढ़ते हैं इसमें, ये तो हो गया आर स्क्वायर शुद्ध शुद्ध, ठीक है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, इनको एक्सपैंड कर देते हैं। ये साइन है, ये साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है ना, इनको जोड़ो तो देखो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कॉस के डेल्टा एक्स कॉस स्क्वायर है ना, प्लस 2A1 A2 कॉस के फिर हम लोगों ने जो ये देखा, इस एनालिसिस का ये फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि हमारे जो रिजल्टेंट वेव हो जाएगी वाई होगी, क्या होगी कि आर कॉस के एक्स, हाँ वह भी चलेगा, ओमेगा टी, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ये हमने लिखा था ना, और माइनस के डेल्टा एक्स, ठीक है ना, ये इतना नहीं, ये थीटा आया था, सॉरी ये थीटा आया था, नहीं यहाँ पर थीटा था, क्या था, यहाँ पर हमारा जो बन गया ये माइनस थीटा आया था, है ना, और tan थीटा बराबर इतना, ये थीटा आया था, ठीक है। जहाँ tan थीटा बराबर A2 साइन थीटा बाई साइन थीटा नहीं, साइन के एक्स के डेल्टा एक्स बाई A1 प्लस A2 कॉस के डेल्टा एक्स, ये था। तो हमारा वेव फंक्शन ये हो गया। लेकिन आर जो हुआ कि जो एम्पलीट्यूड आर है वो एक्स के अनुसार अलग अलग होगा, और आर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस के डेल्टा एक्स। तो ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाई, जो वेव का जो एम्पलीट्यूड है, आर विल बी A1 प्लस A2 व्हेन डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, है ना,
और ये हो जाएगा A1 माइनस A2, जो भी हो जाए इसका डिफरेंस, व्हेन डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n+1 λ/2। ठीक है ना। पूरी एनालिसिस जो है इस पाथ डिफरेंस पर आ गई। अच्छा, इसके साथ इंटेंसिटी जो होती है आई जो होती है सम कांस्टेंट के इंटू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, ये क्या होती है, ये इंटेंसिटी डिफाइन होती है। वेव की इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर निर्भर करती है। ठीक है ना। तो यदि आप A1 को KA1 स्क्वायर है ना इक्वल टू I1 कर दो और KA2 स्क्वायर इक्वल टू I2 कहें, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर सम कांस्टेंट K है ना। कई बार K लेते हैं, कई बार नहीं भी लेते हैं, लेकिन K लेना सेफर है। तो ये √I1 प्लस √I2 ये बन गया जब डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है ना। और इसी आर को के I1 रूट माइनस √I2 जब डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n+1 λ/2, λ/2 का आड इंटीग्रल मल्टीपल हो तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है ना। और एम्पलीट्यूड ये इस तरह से हो गया। ठीक है ना। अब ये एम्पलीट्यूड जो होते हैं I1 I2 के पदों में भी आप ये बता सकते हो, ये पूछा जाता है। I1 I2 के पदों में बताएगा तो फिर इस रिलेशन से आप जैसा ज़रूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो भाई, ये जो हमारा जो ये जो सिस्टम है इस तरह का, जैसे कि हमने ये लिया था ना, ये दो सोर्स थे, ये सोर्स थे और यहाँ पर एक स्क्रीन था, स्क्रीन। अब देखो ये क्या है, ये x2 है और ये क्या है, x1 है। ठीक है ना, x1 है। इन दोनों का पार डिफरेंस डेल्टा x है। तो इस जगह पर जाओगे तो कुछ पार, जैसे मान लो आप यहाँ से चलना शुरू करो तो यहाँ पर जाओगे तो कुछ डेल्टा x आएगा, थोड़ा और आगे जाओगे यहाँ पर तो ये डेल्टा x में और अंतर आ जाएगा। ठीक है ना। ये जो अंतर है ये डेल्टा x है ना, कभी n लैम्डा हो जाएगा, कभी 2n+1 λ/2 1 λ/2 हो जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो जहाँ जहाँ पर ये n लैम्डा बनेगा ना, वहाँ पर आपको ये डार्क, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज दिखेगी है ना n लैम्डा पर। और जिस जगह पर 2n+1 λ/2 होगा तो वहाँ पर दोनों, यहाँ पर इंटेंसिटी हो जाएगी A1 माइनस A2 हो जाएगी, यहाँ इंटेंसिटी A1 प्लस A2 हो जाएगी। मैंने इंटेंसिटी नहीं, एम्पलीट्यूड, ये और इंटेंसिटी तो इसका वो हो जाएगा। तो अब फ़र्क क्या पड़ेगा, देखो मैक्सिमा पर मैक्सिमा एट मैक्सिमा, ठीक है ना, आई मैक्स कितना हो जाएगा भाई, आई मैक्स हो गई A1 प्लस A2 का स्क्वायर है ना। यदि दोनों बराबर हैं तो 4A² हो जाएगा। यदि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A तो ये 4 है, 4 गुनी इंटेंसिटी जो है 4I0 हो जाएगी ना। जहाँ पर कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर इंटेंसिटी इसकी 4 गुनी तेज हो जाएगी है ना, चमकीला बनेगा। और जहाँ पर मीन होगा वो क्या होगा, A1 माइनस A2 हो जाएगा है ना। जब A1 और A2 बराबर हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 0 हो जाएगी, काली हो जाएगी। ये
डार्क हो जाएगा, है ना। लेकिन जब A1 और A2 बराबर नहीं हो तो फिर थोड़ा सा इसमें एनर्जी रह जाएगी, है ना। इंटेंसिटी एनर्जी रिमेंस। और तब फिर इस जगह पर काली पट्टी बनने के, बिल्कुल डार्क काली पट्टी बनने के बजाय थोड़ा सा डिम लाइट होगा। ये क्या हो जाएगा? डिम लाइट होगा, है ना। ठीक है ना। तो तो इस तरह से ये सक्सेसिव फ्रिंजेस बनती हैं। अब अगला आता है, अगला टॉपिक यंग्स एक्सपेरिमेंट। इन सब चीज़ों को यंग ने दिखाया था, और केवल यंग एक्सपेरिमेंट का है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो डबल स्लिट ये क्या है? ये देखो S1 और S2 दो सोर्स हैं, और दोनों जो है कोहेरेंट सोर्स है। क्या है? S1 S2 आर कोहेरेंट सोर्स, S2 आर टू कोहेरेंट सोर्सेस, है ना। कोहेरेंट माने इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, पहले मान लो हमने दोनों को एकदम सिंक्रोनाइज कर दिया, दोनों जीरो फेज में वेव इमिट कर रहे हैं, लाइट इमिट कर रहे हैं, और लाइट जो है इस पर्दे पर पड़ रही है। पर्दे की दूरी कैपिटल D है, ठीक है ना। और इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 2D है, 2D है। इन दो, ये स्लिट है, एक्चुअली क्या है, यहाँ पर एक सोर्स है, एक सोर्स रख दिया है ना। ये इसमें एक पर्दा रख दिया और उस पर्दे में दो छेद कर दिया है, एक छेद ये है, एक छेद ये कर दिया, ठीक है ना। इसमें से लाइट निकल रहा है और वो लाइट निकल करके P पर पहुंच रहा है, और P एक मूवेबल पॉइंट है। जो ये बीच वाली लाइन पर ये हम क्या कर रहे हैं कि देखो MP, M इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट। क्या है M? क्या है M? इज, देखो मिड पॉइंट ऑफ S1 S2। ये जो लाइन है S1 S2 का मिड पॉइंट है बीच में, ठीक है। अच्छा, MO क्या है? ये इस स्लिट के वर्टिकल लाइन है। ये MO एक इतनी दूरी पर है, एक स्क्रीन रखा हुआ। अच्छा, O इज ओरिजिन, O इज टेकन एज ओरिजिन। O को हम ओरिजिन मान रहे हैं, और वहाँ से Y दूरी पर कोई पॉइंट P है, ठीक है। बस इतनी सी कहानी। अब बात ये है कि ये जो इनमें पाथ डिफरेंस कितना होगा, है ना। इन दो सोर्सेस से हम पहला काम करेंगे कि इसमें देखेंगे कि इसमें पाथ डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। वो पाथ डिफरेंस, द कैलकुलेटिंग द पाथ डिफरेंस। अब ये D है, ये Y है, ये R1 की जगह पर हम इसका नाम दे देते हैं X1, हम इसको दे देते हैं X2, ठीक है ना। X1 X2 ये दूरी है। अब इस ज्योमेट्री से देखो, अच्छा S1 S2 इज टेकन एज 2D, स्मॉल d, है ना। और डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, है ना, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन कितना है? इज D। ये D जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी D है, ये पर्दा रख दिया है, या कोई ऑब्जर्वर है जो हमेशा वाई दिशा में जाकर घूम करके देखता है। तो आप तो एक स्क्रीन समझो, यहाँ स्क्रीन रख दिया है। तो अब हम ये चाहते हैं कि X1 और X2 के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है ना। तो आवर एम वी विल कैलकुलेट डेल्टा x, है ना, डेल्टा x एट P के लिए इन दोनों वेव के बीच में जो डेल्टा x है वो कितना है, और y क्या है? OP इक्वल टू y, ठीक है ना। अब हम इस स्थिति में हैं कि इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो क्या है,
पहला ये देखो x1 निकालने, x1 ये कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में इसका नाम S1 हो गया, तो फिर P, इसको PQR, ये चलो इसको हमने Q कह दिया, और फिर इस वाला इसका परपेंडिकुलर यहाँ डालो, इसको R कह दिया, है ना। तो इन ट्रायंगल में देखो OQP में, तो अब आप क्या देखो, S1 हाइपोटेनियस है, x1 स्क्वायर इक्वल टू देखो डी स्क्वायर मैंने ये S1y, S1Q जो है D है, ये D है, तो ये D स्क्वायर प्लस इसका दूरी, है ना। लेकिन ये जो दूरी है O से नाप रहे हैं y, और O से Q की दूरी स्मॉल d है ना, ये आधी है इस फ्रिंज की, इस S1 S2 जो स्लिट के बीच की दूरी है उसकी आधी है, ठीक है ना। तो आप इसमें कह सकते हो D स्क्वायर प्लस y माइनस D का स्क्वायर, है ना। और ये x हटा दो तो इसका रूट कर दिया, है कि नहीं। अब इस रूट को देखो y माइनस डी बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, इसलिए हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं। देखो डी स्क्वायर बाहर ले लिया, तो D1 प्लस y माइनस डी का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है ना। अब इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करो, तो बाइनोमियल थ्योरम में सामान्य बात है 1 प्लस एक्स इक्वल टू इस पर n घात जो होता है 1 प्लस nx होता है। कब, जब x इज स्मॉल, x वेरी वेरी स्मॉल। बहुत ही छोटा हो, है ना, x को, तब हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो फिर आप देखो ये लिख सकते हो, d ले लिए, और यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस y माइनस डी का स्क्वायर बाई 2d, ये बन गया 2d स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सरल कर देते हैं, ये बन गया, d को अंदर ले लो तो ये हो गया d प्लस हाई y माइनस डी स्मॉल टी का होल स्क्वायर बाई 2d हो गया। ये जो है आपका पहला हो गया। देखो x1 निकल गया। इसी तरह x2 में क्या करना होगा, y की जगह पर y प्लस डी हो जाएगा। ये यहाँ से आर पी की जो दूरी है ना, इस बड़े वाले ट्रायंगल में S2 आर पी, तो आर पी जो होगा y प्लस डी हो जाएगा बस। तो यही लॉजिक लगाओगे, x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, d प्लस y प्लस डी का होल स्क्वायर बाई 2d, बस ये दूसरा हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देखो S2 में, अब डेल्टा x निकालते हैं। डेल्टा x कितना हो गया, डेल्टा x इक्वल टू S2p माइनस S1p, यही ना। तो देखो S2p कितना पीछे निकाले हो, यही x1 ही तो S1p है, ये S1p है और ये S2p है, बोलो ये इतना होगा। इन्हीं चीज़ों को आप रख करके घटा दो, तो ये आ गया d प्लस y प्लस डी का स्क्वायर बाई 2d माइनस d माइनस y माइनस डी का स्क्वायर बाई 2d कैपिटल, और ये हो गया। अब ये घटाओ, d से d कट गया, और ये हो गया 4y बाई 2d। इसको फिर घटाओ, तो ये 2y स्मॉल d बाई कैपिटल D, ठीक है। ये डेल्टा x इतना होगा। तो यही हमें निकालना है। अब डेल्टा x का सिंपल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया 2
डी इंटू वाई बाई कैपिटल डी। ये हमारे काम की चीज़। अब देखो भाई, पी एक मूव कर रहा है, पी एक मूवेबल है, ऊपर भी मूव करेगा नीचे भी मूव कर रहा है ना। ऊपर गया तो हम कहेंगे प्लस वाई गया, और नीचे गया तो माइनस वाई गया। जाने दो, कहीं बात नहीं, अलजेब्रा गणित अपना काम करेगी। तो हम ये चाहते हैं, देखो ओ पर क्या होगा, एट ओ की बात देखो, एट ओ पर क्या है, y इक्वल टू 0, तो डेल्टा एक्स क्या हो गई, डेल्टा एक्स 0 हो गई, है ना। तो डेल्टा एक्स 0 हो गई, तो अब इसका मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा के टर्म में देखो, तो एन इक्वल टू 0 भी तो इंटीजर है ना। तो इस पर क्या है, डेल्टा एक्स 0, दिस इम्प्लाइज कि एट ओ द फ्रिंज विल बी ब्राइट। देखो ये क्या है, ये दोनों समान फेज में मिलेंगे ओ पर। ये जितनी दूरी पर S1O होगा उसी दूरी पर S2O है, बिल्कुल बीचों बीच में है। तो यहाँ पर हमेशा कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट फिल्म, ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी, ओ पर बनेगी। अच्छा, थोड़े दूर उसके ऊपर जाओ, यहाँ पर जाओ, कुछ ऐसा जहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू तो एन लैम्डा हो जाएगी। तो फॉर ब्राइट फ्रिंजेज क्या हो गया भाई, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, ये चाहिए ना, ये हो गया 2dy(n), मैंने yn मैंने एनमी फ्रिंज जहाँ बनेगी ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को yn कह दिया, दैट इज इक्वल टू डी। तो अब ये बताएगा कि yn की वैल्यू क्या है, yn इक्वल टू एन टाइम कितना हो गया, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल 2d, ठीक है। अच्छा, yn, इसको एक नया टर्म हम बीटा डिफाइन कर रहे हैं, एन बीटा, जहाँ वेयर बीटा इक्वल डिफाइन एज, क्या बोला, बीटा इक्वल टू कैपिटल डी बाई 2d इंटू लैम्डा, है ना। ये बीटा हम यहाँ डिफाइन कर दिए। तो इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ, इसको बीटा को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ये आप समझ जाओगे कि ये फ्रिंज विड्थ क्यों कहेंगे। तो ये yn, ये बताया yn इक्वल टू एन बीटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली n इक्वल टू 1, पहली फ्रिंज कितनी दूरी पर, बीटा पर बनेगी, एक बीटा पर। दूसरी फ्रिंज, एक पहली फ्रिंज तो 0 पर, n इक्वल टू 0 पर बनेगी। उसके बाद पहले दूसरी वाली n इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1 पर बनेगी, फिर 2 बीटा पर बनेगी, 2 बीटा पर बनेगी, फिर ये देखो 3 बीटा पर बनेगी, 4 बीटा पर बनेगी, 5 बीटा पर बनेगी, है ना, और अंत में n बीटा पर बनती जाएगी, है ना, ये फ्रिंज। अच्छा, एक फ्रिंज से दूसरे फ्रिंज की दूरी कितनी है, बीटा है, देखो ये 0 है और बीटा, देखो 2 बीटा, यहाँ भी बीटा है, तो ना इसी को लो, ये बीटा एज फ्रिंज विड्थ। नीचे भी जाओ, यहाँ पर माइनस बीटा पर बनेगा, यहाँ 2 बीटा पर बनेगा, 2 बीटा पर ब्राइट बनेगी, ये 3 बीटा पर फ्रिंज बनेगी, ठीक है ना, फिर 4 बीटा पर आएगी। इस तरह से बीटा इतनी दूरी पर पर्दे के ऊपर आपको ब्राइट फ्रिंजेस दिखेंगी, है ना। और वो ब्राइटनेस उनकी जो होगी ना, वो 4 गुनी ज़्यादा होगी, ब्राइटनेस जो होगी वो फ्रिंजों की नॉर्मल से 4 गुनी ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपको अचंभा दिखेगा, ठीक है ना। तो ये जो ब्राइटनेस इस तरह से वो बीटा बीटा दूरी पर बनेगी। ये तो रहा हमने ब्राइट फ्रिंज, फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। हमने क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ, ये पूरी स्लाइड किस बात से संबंधित रही, फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस।
फ्रिंज फ्रिंज एज। लेकिन इसमें ये डेल्टा एक्स का कैलकुलेशन भी है इतना, ठीक है ना। और ये जो है वाई एन का ये कैलकुलेशन भी है, ठीक है ना। आगे देखो, जब वाई इक्वल टू ये जो है डेल्टा एक्स, ये देखो डेल्टा एक्स ये हो जाए, जब तुम्हारा ये डेल्टा एक्स जो है 2n+1 लेमडा हो जाए, λ/2 हो जाए। और ये कितना है, पीछे देखो, पीछे हमने क्या देखा था, पीछे ये निकला था डेल्टा एक्स इक्वल टू 2d/dy। तो ये हो गया देखो 2d y/कैपिटल D, ठीक है ना। अच्छा ये ध्यान रखना, ये स्मॉल 2d इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, है ना, स्लिट डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, है ना, ये गलती नहीं करना, 2 स्लिट्स जो छेद है ना पर्दों के बीच के जो छेद है उस पर ये निर्भर करता है, इतना। और फिर ये यहाँ भी देखो अब एनवी फ्रिंज के लिए, एनवी डार्क फ्रिंज, यहाँ हम किसके लिए ले रहे हैं, डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंजेज कहाँ कहाँ बनेगी, वाई के किन किन पॉइंट पे बनेगी, ठीक है ना। तो ये देखो वाई एन इक्वल टू 2n+1 λ/2 इंटू d λ/2d, और ये हो गई वाई एन, ठीक है ना। और इस वाले को हम लोगों ने बीटा बना दिया है, तो ये हो गया बीटा टाइम n+12 लैम्डा, लैम्डा नहीं, लैम्डा तो इसके, लैम्डा का यहाँ क्यों लैम्डा आएगा, ये लैम्डा डी, बस ये इसको पक्षांतर किया है, यहाँ से ये पक्षांतर किया है, तो ये आ गया इतना, ठीक है। हाँ, तो ये जो है n के अलग अलग मानों के लिए, n के इंटीजरल मानों के लिए n इक्वल टू जेड, n जो है जेड के किसी मान होगा उनके लिए अलग अलग डार्क फ्रिंजेस की दूरी देगा। देखो पहली डार्क फ्रिंज कितना बनेगी, n इक्वल टू 1 पर, देखो y1 कहाँ बनेगी, β/2 पर बनेगी। देखो n इक्वल टू 0 रखो, β/2, y2 दूसरी क्या बनेगी, 3β/2 पर बनेगी, n इक्वल टू 1 रखो, y3 5β/2, ठीक है ना। नीचे भी देखो n इक्वल टू -1, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया -β/2 पर बनेगी, दूसरी वाली नीचे की ओर जो बनेगी -3β/2 पर बनेगी, है ना। ये इस तरह से डार्क फ्रिंजेस जो बनेगी। लेकिन ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ बनती थी, बीटा पर, 0 बीटा 2 बीटा 3 बीटा, और ब्राइट फ्रिंजेज के बीच बीच में ये काली फ्रिंजेज बनेगी, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो ये फ्रिंजेज कुछ इस तरह बनेगी, ये देखो यहाँ पर तुम्हारा ये ब्राइट है, फिर काली, ब्राइट, काली, वो कैसे जा रहे थे, आप स्क्रीन तुम्हारा ऐसा था, ये इस तरह वाई नप रहा था ऐसे, जैसे जैसे वाई आप वेरिएशन हो रहा है, ये 0 से आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, है ना। वाई जो है ये दूरी है, वाई को, ये पर्दे को देखोगे तो इस तरह से आपको स्लिटें दिखेंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से यंग एक्सपेरिमेंट में ब्राइट और
वो फ्रिंजेज बनती है, ब्राइट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज बनती है। और ये फ्रिंजेज इतनी चौड़ी होती हैं कि तुम इनको नाप सकते हो, इनको गिन करके नाप सकते हो। मान लो 10 फ्रिंज हमने गिन लिया, तो देखो इन फ्रिंजेज के बीच की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से चलो और ये फिर ये 10वीं फ्रिंज पर जाओ, इसके सिर से इस तरह से, तो ये 10 फ्रिंजेज की दूरी 10 बीटा हो गई, 10 बीटा हो गई कि नहीं। तो इससे ये कुछ मान लो x है, तो फिर इससे आप बीटा निकाल सकते हो, x बाई बीटा। माने यदि आपने एक्सपेरिमेंटली x दूरी नापा 10 फ्रिंजेज की लंबाई, तो इससे क्या हो गया, एक बीटा निकल गया। और बीटा बराबर कितना होता है, देखो d लैम्डा बाई स्मॉल d, ठीक है ना, ये इतना है। और बीटा ही क्या है, ये फ्रिंज विड्थ है। बीटा इज क्या है, बीटा इज फ्रिंज विड्थ, ठीक है भाई। बीटा जब फ्रिंज विड्थ है तो उसकी क्या खासियत है, देखो जब व्हेन 2d, जब स्लिट पास हो, 2 इज स्मॉल डिक्रीजेज, बीटा क्या होगा, बीटा इंक्रीज, ठीक है। ये पहला रिजल्ट हो गया। अच्छा, नंबर 2, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एंड लैम्डा, ठीक है। वेवलेंथ ज़्यादा बड़ी बड़ी होगी तो फ्रिंजेज दूर दूर बनेगी, यदि पर्दा दूर रहेगा तो फ्रिंजेज काफ़ी दूरी पर रहेगी, बीटा दूर दूर पर बनेगी। और स्लिटें जितनी पास रहेगी उतनी ज़्यादा उतनी दूर दूर फ्रिंजेज बनेगी, ठीक है ना। और फ्रिंज यदि बड़ी हो, दूर दूर हो, तो फिर आपका फ्रिंज विड्थ छोटी होती जाएगी। इसीलिए बड़े लाइट जो है, बड़े स्लिट के कारण, स्लिटें 2D छोटा बड़ा कर दो तो आपको दिखेगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये फ्रिंजेज ब्लड हो जाएंगी, बीटा बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपने इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में प्रयोगशाला में हम लोग इसको करते हैं, देखते हैं। तुम्हारे भी एक कोर्स में होगा। और ये एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज एक्सपेरिमेंट, यंग डबल प्लेट एक्सपेरिमेंट तुम लोग करते होगे। अच्छा, यदि आपने बीटा निकाल दिया, ये इसमें देखो ये बीटा निकाल दिया, तो इसके ऊपर तुम्हारा सवाल बनता है कि आप बीटा नाप सकते हो, है ना, देखो। और ये डी आप नाप सकते हो और स्लिट की लंबाई नाप सकते हैं, ये नापने लायक होती है, आराम से नप जाती है। इसके आधार पर आप लैम्डा निकाल सकते हो, है ना। लैम्डा जो होती है, लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, लैम्डा इक्वल टू बीटा स्मॉल 2d बाई कैपिटल D, बस ये रहता है, ठीक है ना। इस फार्मूले के आधार पर लैम्डा नाप सकते हो। तो तुमसे ये जो एक नंबर जो फार्मूला यहाँ जो दिखा रहा है, इस फार्मूले में या तो बीटा पूछ लेगा, बाकी चीज़ें दी हुई हो, या इसमें से 4 चीज़ें हैं ना, 4 में से किसी को भी एक अननोन बना दे, बाकी चीज़ें दी हुई, तो तुमसे ये सवाल बना सकते हैं, इसी पर सवाल बनता है, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि कैसे फ्रिंजेज बनती है और बिगड़ती है। इसमें आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किस तरह से फ्रिंज बनती है, बस उसमें इतना ही है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अच्छा, इसमें ये फ्रिंजेज बनाने के लिए कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, देखो पहला बोल रहा है इंटरफेयरिंग वेव मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी। ओके, सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये बीटा कितनी बनती है, बीटा देखो कितने बनती थी, डी लैम्डा बाई 2d। लैम्डा अलग अलग हो जाए तो वो क्या होगा कि फ्रिंजेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगेगी, है ना। जहाँ पर तुम्हारी डार्क बननी थी, यहाँ पर मान लो ये दूसरी लैम्डा होगी, तो यहाँ पर उसका मैक्सिमा बन गया, फिर क्या करोगे, तो वो डार्क आपको दिखेगा नहीं। तो इसीलिए कहता है कि जब इंटरफेरेंस देखना है आपको, तो सेम फ्रीक्वेंसी होती है। सेम फ्रीक्वेंसी मीन्स सेम लैम्डा, फ्रीक्वेंसी की जगह लैम्डा भी कर सकते हो, दोनों ही चलेगा। सेम फ्रीक्वेंसी सेम लैम्डा,
मोनोक्रोमेटिक, इसी को कहते हैं लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, क्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है ना, ये समझिए। पहला रिक्वायरमेंट है फ्रिंज देखने के लिए मोनोक्रोमेटिक, नहीं तो क्या होगा कि अलग अलग वेवलेंथ होगी और वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे। जहाँ ब्राइट फ्रिंज होगी वहाँ दूसरे का मैक्सिमा हो जाएगा, तो फिर आपको दूसरे का मान लो डार्क हो गया और जहाँ तुम्हारा डार्क पड़ रहा था वहाँ पर उसका मैक्सिमम पड़ गया तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। दूसरी, इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट हम समझ में आया कि दोनों जो सोर्सेस होते थे S1 और S2 कांस्टेंट फेज में लाइट इमिट करना चाहिए ऑल द टाइम, दे शुड इमिट, है ना, लाइट एट कांस्टेंट फेज ऑल द टाइम, हर क्षण पर। नहीं तो पता लगा कि पहला एक क्षण पर कोहेरेंट है, दूसरे क्षण पर दूसरे अलग अलग हो गए, तो फिर एक इतना जल्दी जल्दी वहाँ पर ब्राइट और डार्क बनेगा कि तुम्हारी आँख उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, है ना। तो इसलिए ये कोहेरेंट होनी चाहिए। अगले प्रॉब्लम, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या है? द फ्रिंज विड्थ गिवन बाय इतना, thus the often responsible fringe width, the distance between source and screen should be large और 2D should be small। कोई बात नहीं, वही बोल रहे हैं कि ये फ्रिंज देखने के लिए आपको डी जो है डिस्टेंस कम से कम 1 मीटर का पर्दा होना चाहिए, दूर पर हो, है ना। पर्दा की दूरी जहाँ पर स्क्रीन ऑब्जर्व कर रहे हो तो काफ़ी थोड़ा दूर पर जाओ। दूसरा जो स्लिट की दूरी है वो थोड़ी छोटी करो। गुड कंट्रास्ट, we must prefer the interfering wave of the same amplitude। हाँ भाई, दोनों का क्या है, A1 A2 बराबर हो तो आपको कंट्रास्ट अच्छा दिखेगा, माने A1 शुड बी A2, ठीक है ना। तो इस काम को करने के लिए अब ये करोगे क्या, ये कोहेरेंट सोर्स मिलेगा कैसे, है ना। कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि ये जो सोर्स होता है, ये शुरू में क्या किया, ये एंग ने यहाँ पर एक ही मोनोक्रोमेटिक सोडियम लाइट ले लिया और बीच में पर्दा लगा दिया और यहाँ ठीक है ना, पर्दा लगा दिया और एक ही सोर्स से और इस पर्दे में छेद कर दिया। पहला आसान तरीका तो ये है। तो ये समान दूरी पर ये आपने रख दिया तो ये जो लाइट गई उसी वेव फ्रंट को 2 टुकड़े में बांट दिया, है ना। ये वेव फ्रंट डिवीजन इसी को कहते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है, कि ये एक प्रिज्म ले लो, ये एक बाई प्रिज्म है, ये एक पतला सा प्रिज्म ले लो छोटा सा, है ना। सोर्स यहाँ पर रख दो तो प्रिज्म का क्या होगा कि इसकी लाइट गई और इधर जो लाइट गई इधर मुड़ कर जाएगी तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इधर वाले भाग पर ये जाएगी इधर तो ये इस पर, तो ये 2 सोर्स अपने आप बन जाएंगे। एक ही लाइट जो है एक का 2 प्रतिबिंब बन गए और यहाँ पर पर्दे पर आप आराम से देख सकते हो, है ना। ऐसे कई तरीके हैं जिसमें कि आप एक ही सोर्स के जो वेव फ्रंट निकल रही है उसको 2 टुकड़े में बांट देते हैं, तो ना, तो इस तरह से इसको कहते हैं वेव फ्रंट डिवीजन। चलो ठीक है, तो ये यंग बाय स्लिट का, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया। अब अगला टॉपिक आते हैं शिफ्टिंग ऑफ द फ्रिंज। अब ऑप्टिकल पाथ आपको बताया था पिछले वीडियो में, है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये देखो, इस वाले मामले में यहाँ T मोटाई का एक ग्लास स्लैब रख देते हैं। ग्लास रख दोगे चाहे कुछ का, मतलब कुल मिलाकर के तुमको ये कहेगा कि ये ट्रांसपेरेंट मीडिया का बना हुआ, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ एक स्लैब है जिसकी थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू है।
ठीक है ना। तो हमने क्या किया, म्यू रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, ठीक है, और टी इज थिकनेस। अब इसमें क्या होगा, जरा देखो कि ये S1 के सामने हमने ये ग्लास स्लैब रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू है और थिकनेस टी है। अब इसमें जो लाइट आ रही है ना, उसका अब क्या असर पड़ेगा और फ्रिंजेज पर क्या असर पड़ेगा, ये आपको स्टडी करना है। हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। इसका दूसरा वेरिएशन है शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज, मतलब फ्रिंज शिफ्ट होगी, किधर होगी और वो कैसे होगी। देखो ये आपका यंग एक्सपेरिमेंट है। यहाँ दो स्लिट दी हुई है, S1 और S2, दो स्लिट है, ठीक है। S1 के पाथ में हमने एक ग्लास का स्लैब रख दिया, है ना। इसकी थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू है। तो क्या है, पुट द अपर, लोअर में भी कर सकते हैं लेकिन अभी अपर में कर रहे हैं, अपर स्लिट, पुट बिफोर द अपर स्लिट a glass slab of thickness T and refracting index म्यू, ठीक है ना। हम ये रख देते हैं। अब उसमें कह रहे हैं कि अब सिचुएशन क्या होगा। देखो भाई, ऑप्टिकल पाथ के बारे में आपने देखा है कि यहाँ पर T डिस्टेंस is traveled in a media। इसमें जो ग्लास में जो लाइट ने दूरी चली है ना, वो कितना है, वो T है और उसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू है। तो इसलिए इन ए मीडिया आ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू, ठीक है ना। इसमें चलिए, सो ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा इसका, ऑप्टिकल पाथ माने टोटल इक्विवेलेंट पाथ दैट ट्रेवल्ड इन द वैक्यूम। ऑप्टिकल पाथ हो गया इसका, ये म्यू टी हो गया। अच्छा, इसको आप दूसरे तरह से कह सकते हो कि एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस एडेड। इसे इस प्रोसेस में एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना ऐड हो गया, ये देखो। टी तो वैसे भी T डिस्टेंस वो एयर में चलता, लेकिन अब वो इक्विवेलेंट पाथ म्यू टी हो गया। तो म्यू टी माइनस टी मैंने एक्स्ट्रा पाथ जो है, एक्स्ट्रा पाथ ऐड हुआ, वो पूरा नहीं है ना। तो म्यू -1 टी, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा पाथ इसमें एडिशंस है। ये इसके जैसे ही ग्लास स्लैब यहाँ पर इंसर्शन करोगे तो उसने एडिशनल पाथ म्यू -1 टी ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये एडिशनल पाथ हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने S1P की ये जो दूरी है, x1 और x2 का डिफरेंस पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए हम नए सिरे से कैलकुलेट करना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो देखो,
तो डेल्टा एक्स अब देखो, अब S1P कितना हो जाएगा, S1 P इफेक्टिव। इफेक्टिव क्यों कह रहे हैं कि ग्लास स्लैब इसमें बीच में डला हुआ है, इज इक्वल टू S1 पाथ टोटल पाथ ट्रेवल्ड इन एयर प्लस एक्स्ट्रा ये थोड़ा सा और बढ़ गया है म्यू माइनस 1T, ये इतना पाथ इसने बढ़ गया है। ठीक है, अब दूसरा वाला तो क्लियर है, अब पहले जितना ही है वो S1P। S1P कितना हो गया, P1 नहीं है, P है। S1P कितना है, वो S1P ही है ना, जो एयर में चली है पहले से। तो ये डेल्टा एक्स जो हो गया इफेक्टिव, डेल्टा एक्स कितना हो गया, डेल्टा एक्स जो होगा इफेक्टिव, ये कितना होगा, S1P इफेक्टिव, ये घटेगा ना, S2P माइनस S1P इफेक्टिव, इतना पाथ डिफरेंस जो है इफेक्टिव डेल्टा एक्स, मतलब इसमें जो पाथ चला इसमें से इसको घटा दो, तो ये क्या हुआ देखो, अब पुराने की तरह ही S2P माइनस S1P एयर में जो पाथ चला इतना प्लस माइनस म्यू माइनस 1, ये देखो S1P इफेक्टिव को हमने घटाया तो ये म्यू माइनस 1 भी तो घटेगा ना, म्यू माइनस 1T इतना घटेगा। और S2P एयर में हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट में निकाल चुके हैं, ये कितना था, इसकी वैल्यू हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, इसको हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो वो कितना है 2dy बाई कैपिटल D, और ये कितना होगा माइनस म्यू माइनस 1T, बस ये इतना होगा डेल्टा एक्स। तो अब आप इसको, अब इफेक्टिव को हम ड्रॉप कर देते हैं, टोटल पाथ डिफरेंस है ना, डेल्टा एक्स है ना, ये टोटल पाथ डिफरेंस ये हो गया, वो क्या हो गया 2dy बाई कैपिटल D माइनस म्यू माइनस 1T, ठीक है ना, इतना ये कैलकुलेट। अब न्यू पाथ डिफरेंस, ये क्या है न्यू पाथ डिफरेंस, बस इसी पर हमको पूरा कैलकुलेशन करना है, न्यू पाथ डिफरेंस ये बात, ठीक है। अब क्या करते हैं देखो, जब ये पाथ डिफरेंस वो कितना हो जाएगा देखो, जब डेल्टा एक्स इज बिकम n लैम्डा, जहाँ n इक्वल टू n इज अ इंटीजर, ठीक है। तो इसको आप ये कह सकते हो कि 2dy बाई D माइनस म्यू माइनस 1T, ये हो गया n लैम्डा। तब ये क्या बनेगा ब्राइट फ्रिंज, देखो कंडीशन फॉर, ये कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव मैंने ब्राइट फ्रिंज के लिए इंटरफेरेंस कितना हो गया, ये इस तरह से मिलेगा, और ये इक्वल टू n लैम्डा, तो इसका y क्या होगा, करस्पॉन्डिंग y, मतलब y इक्वल टू d बाई d बाई 2d, और यहाँ पर हो गया n लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1T, ठीक है ना। और लैम्डा कहाँ गया, n लैम्डा इसके अंदर आ गया, ठीक है ना। तो ये जो है
और ये क्या होगा, हर n के लिए होगा। अच्छा, अब ये देखो जीरो ऑर्डर फ्रेंज कहाँ बनेगी, फॉर जीरो ऑर्डर फ्रेंज। जीरो ऑर्डर फ्रेंज जो होती है ना फ्रेंज, वो सबसे ज़्यादा तेज होती है। जीरो ऑर्डर फ्रेंज जो होगी वो n इक्वल टू जीरो पर बनेगी, जीरो के पर आती है। तो ये y जीरो वो कितना हो गया, d बाई 2d, ठीक है ना। और ये कितना हो गया, म्यू माइनस 1t, ये है ना। इसको बीटा के टर्म में हम बात करें तो ये लेमडा, तो ये डी लेमडा बाई 2d कर दें और म्यू माइनस 1 टी बाई लेमडा कर दिया, लेमडा का गुणा भाग कर दिया, तो इसको हम बीटा कर देते हैं। तो इसको कहो बीटा म्यू माइनस 1 टी बाई लेमडा, ठीक है ना। ये y जीरो, ये क्या है, इतना फ्रेंज जो है खिसक जाएगी, किधर खिसकेगी, अब ये देखो पीछे पीछे चित्र में देखो, इसमें y जीरो, y इक्वल टू जीरो ये है, y जीरो पॉजिटिव आया तो इसमें देखो अपर वाले फ्रेंज में, अपर वाले स्लिट में आपने ये लगाया तो ये फ्रेंज ऊपर की ओर खिसक गई, ये जीरो ऑर्डर फ्रेंज ऊपर आ गई, यानी सबसे ब्राइट वाली फ्रेंज यह बनेगी ऊपर। तो ये ऐसा लगेगा कि ये पूरी फ्रेंज जो है अपवर्ड खिसक गई, है ना। और यही काम यदि दूसरे में करेंगे तो सभी नीचे खिसक जाएंगे, ठीक है ना। तो बस, तो हमारा जो कंक्लूजन होगा क्या होगा, ये जो है ना, ये जो होगा, ये इक्वेशन नंबर 1, ये nth फ्रेंज की जो पोजीशन होगी yn कहाँ अब बनेगी, yn जो है देखो, ये लेमडा को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया बीटा n प्लस म्यू माइनस 1 टी बाई लेमडा, है ना। ये इस जगह पर बनेगी, ये 3 नंबर हो गया और ये जो है तुम्हारा 4 नंबर हो गया, ठीक है। तो ये पोजीशन बताएगा और ये सारे फ्रेंज अपवर्ड खिसक जाएगी क्योंकि ऊपर वाले स्लेट में आपने लगाया है, और वो कितना खिसकेगी, इतना। तो ये जो चौथे नंबर का इक्वेशन है ना, इसका उपयोग करके आप तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स निकाल सकते हो, टी दिया हो तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स निकाल सकते हो। बीटा की वैल्यू कितनी होती है, बीटा की वैल्यू आपका यूनिवर्सल है, बीटा इक्वल टू कैपिटल डी लेमडा बाई 2d, यानी ये 2d जो है स्लिट की, टोटल स्लिट की थिकनेस है, 2d मिल करके थिकनेस बनती है, वो आधा नहीं। तो ये बीटा आपका यूनिवर्सल है, बीटा आपको पता है, इसमें ये आप डी और लेमडा दिया रहेगा तो उससे आप बीटा निकाल लोगे, है ना। और उसके बाद बीटा आपका निकला हुआ है, तो अब आपका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, ये y जीरो शिफ्ट है, y जीरो क्या है, ये शिफ्ट है कि कितनी शिफ्ट है, ऊपर और नीचे जो भी शिफ्ट हो रही है, तो इसमें y जीरो शिफ्ट आपने पता कर लिया, ठीक है। तो जब आपको शिफ्ट मिल गया तो फिर y जीरो मिल गया, फिर बीटा मिल गया, t और लेमडा में से कोई दोनों पता होंगे तो म्यू निकल जाएगा, या म्यू दिया होगा तो पूछेगा कि वो स्लिट की लंबाई कितना है। तो इस फॉर्मूले पर बहुत इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारा ये क्या हो गया, वाई एन जो होगी, वाई एन एथ क्या होते हैं, ये पीछे निकल लिखा था, ये बीटा एन म्यू टी माइनस 1, ये फॉर्मूला याद रखो, बीटा एन एथ वाला म्यू माइनस 1 टी बाई लेमडा, ठीक है ना। ये पोजीशन देगा, फ्रिंज की पोजीशन। अच्छा, शिफ्ट किधर आया, शिफ्ट की वैल्यू होगी y जीरो
वो आया बीटा म्यू माइनस 1 टी बाई लैम्डा, ठीक है ना। ये इतना शिफ्ट है। और इन केस ऑफ अपर स्लिट है ना, क्या है, जब ग्लास स्लैब अपर स्लिट के सामने रखेंगे तो शिफ्ट हो गई, शिफ्ट इज टुवर्ड्स अपवर्ड। ये याद करके रखना, इस पर सवाल बनता है, टुवर्ड्स अपवर्ड, ठीक है। दूसरा, और इन केस ऑफ लोअर स्लिट ये क्या होगा, द शिफ्ट इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ठीक है ना। बस ये इसके कहानी इतनी है। दूसरा, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न। ये क्या है ना कि आपने ये देखा है, एक तो ये डार्क, ये ब्राइट फ्रिंज बन गई यहाँ पर, दूसरी ब्राइट फ्रिंज यहाँ बन गई, इसके बीच में ये पर ये क्या होगी, डार्क बन गई है ना। लेकिन इन दोनों के बीच में ये, और यहाँ सबसे ज़्यादा चमकीला, यहाँ ये कम चमकीला, सबसे कम, लेकिन इसके बीच में वेरिएशन होता है। ऐसे ब्राइटनेस का जो वेरिएशन होता है कुछ इस तरह से होता है ना, जैसे वो गए उधर तो ये आपका यहाँ पर 0 हो गया है ना, 0 से ऐसे इस तरह का वेरिएशन होता है, फिर ये इनका वेरिएशन होता है। ये कैसे होता है तो देखो, I इक्वल टू KR², के कोई कांस्टेंट है, R² ये रिजल्टेंट है, तो ये आती थी के टाइम रख लेते हैं A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A1 A2 कॉस कितना था, K डेल्टा X, यही था ना, इतना था। ये आपका वेरिएशन जो था, ये I की इंटेंसिटी ये थी। अच्छा, A1 A2 अलग अलग हो तो समझ में कम आएगा, हम एक काम कर लेते हैं, A1 इक्वल टू A2 कर देते हैं, तो ये फंक्शन का तुम आसानी से समझ सकते हो। A1 A2 ये A हो जाए है ना, तो तब ये बराबर हो जाए तो इसमें बड़ा मज़ेदार आता है, इसका समझने लायक फंक्शन बन जाता है। I इक्वल टू के A², ये ठीक है। यहाँ देखो A1 A2 ये 2 हो गया, प्लस A1 A2 इसका भी 2 हो गया, 2 cos², और इसका क्या होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है ना। ये इतना हो गया, 2 बाहर ले लो, 2 बाहर लोगे तो आपका वेरिएशन हो गया के 2k A² 1 प्लस, ये cos² नहीं है, cos है, cos 2 पाई डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। ये देखो 1 प्लस cos थीटा जो होता है ना, ये 2 होता है, 2 cos² थीटा बाई 2 के बराबर, ये आइडेंटिटी होती है। उसी तरह इसको हम उपयोग कर लेते हैं, तो ये हो गया 4k A² है ना, cos², और ये इसका आधा, तो पाई डेल्टा एक्स बाई लैम्डा, ये है ना। ये क्या है, डेल्टा एक्स, और ये डेल्टा एक्स कितना था, डेल्टा एक्स जो आपने निकाला है
वो कितना का वाई पे वाई का फंक्शन है ना, तो 2dy/d इतना था, तो इसमें हम रख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 4k² cos स्क्वायर 2π dy/D इंटू लैम्डा। ठीक है ना, ये इतना बन गया। मैंने ये y का dy का स्मॉल वो वाला नहीं है, डिफरेंशियल नहीं है। डी जो है वो जो स्लिट की मोटाई है, तो k टाइम 4a², ठीक है ना, cos स्क्वायर पाई है ना 2d इंटू y/d लैम्डा। ये होगा, y एक वेरिएबल है ना। तो अब ये देखो, इसके थीटा बदलता रहेगा, इसे cos स्क्वायर y के वेरिएशन के कारण थीटा बदलेगा। तो i का यदि आप ग्राफ खींचोगे y के सापेक्ष, है ना, y=0 पे 1, ये ऐसा आ जाएगा। और y= अब ये मिल करके जब π/2 हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। फिर इसके बाद ये ठीक है ना। तो इसलिए जो इंटेंसिटी वेरिएशन है ये पीछे, ये -y के साथ भी यही होगा। ये इस तरह से ये इंटेंसिटी होती है। वैसे ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये इंटेंसिटी ऐसे होती है। अच्छा, ठीक है ना, इंटेंसिटी का y के साथ वेरिएशन ऐसा होता है। तो ये फ्रिंजेस जो होती है ऑलमोस्ट इक्वल इंटेंसिटी के रहती है, लेकिन फिर भी जो जीरो ऑर्डर फ्रिंज में होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ब्राइट होती है। ठीक है ना, दूसरी फ्रिंजेस भी ब्राइट होती हैं, अच्छी ब्राइट होती हैं। तो इसमें ऑर्डर के साथ में फ्रिंजेस का वेरिएशन जो होता है उसमें चमक में थोड़ी सी कमी तो आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती। इसलिए शायद ही कभी सवाल ये पूछा गया हो कि फ्रिंज ऑर्डर बदलने के साथ साथ फ्रिंजों की इंटेंसिटी कम होती है कि नहीं। तो क्योंकि ये थियोरेटिकल कम होने का कोई प्रेडिक्शन नहीं है ना। थियोरेटिकल क्या है कि ये जो आई जो होती है सारे ऑर्डर फ्रिंज की, चाहे कोई भी फ्रिंज हो किसी भी ऑर्डर की, उसकी इंटेंसिटी एक ही जैसे बताता है। तो इसलिए इस पर कोई क्वेश्चन पूछते नहीं है। लेकिन आगे चलकर डिफ्रैक्शन वाला सब चैप्टर देखोगे तो उसमें जो डिफ्रैक्शन में जो सक्सेसिव ऑर्डर की जो फ्रिंजेज होती हैं वो उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसका। अब जो एक्चुअल में जो स्लिटें होती हैं ना, वो कुछ इस तरह से दिखती हैं। देखो, ये एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन 1 है, स्क्रीन 1 है ना। तो ये इसका काम क्या है, ये जो लाइट आ रहा है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसे, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है। ये लाइट क्या होती है, इस पर्दे के ठीक परपेंडिकुलर, और इसमें ये जो है एक लंबाई में एक स्लिट है। लंबाई में क्या है, ये पूरा पर्दा बंद है, लेकिन यहाँ छोटा सा ये छेद है। लेकिन ये छेद जो होता है एक रेक्टेंगुलर है। यहाँ भी एक दूसरा छेद, ये S1 है, ये S2 है। ठीक है ना। अब इससे निकलने वाला जो प्रकाश है, जो यह पैटर्न है, ये d दूरी है, यहाँ से इन दोनों पर्दों के बीच की दूरी है। यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फ्रिंज पैटर्न दिख रहा है कुछ इस तरह से बन गया, रियल फ्रिंज पैटर्न। तो ये क्या चीज़ है, ये डायग्राम है रियल फ्रिंज पैटर्न का। पैटर्न, ठीक है ना। ये जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको इस तरह से फ्रिंजेस दिखेंगे। इसमें किस तरह से ब्राइट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, और उनके बीच में
ये वेरिएशन इंटेंसिटी वेरिएशन है ना। और वो किस तरह का वेरिएशन है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे कर्व में देखा था। अच्छा, ये जो प्रिज्म का जो एम्पलीट्यूड है ना, एक सवाल इस पर पूछा जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, या ये कहो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसमें ये लेंसिटी जो होती है, ये 2d तो S1 S2 दोनों स्लिटों के मिड पॉइंट के बीच की दूरी है ना। ये d तो अलग बात है। इसमें ये जो थिकनेस है, इसमें जो स्लिटें जो होती है ना, एक्चुअल ये लाइन और दूसरी लाइन, इसकी जो थिकनेस है, इसको मान लो t है ना। लेट t इज थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्लिट, ठीक है ना। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कर रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, मैंने कुल मिला करके आप ये कहो कि टी जो है लेस देन λ/2, है ना। यदि टी जो है λ/2 से छोटा हो, ये रखेंगे, ऐसा भी बड़ा नहीं करोगे, हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये इसमें इसके थिकनेस को आप घटा बढ़ा सकते हो ना। ये जो है यदि किसी तरह से इसके स्लिट के थिकनेस को हम घटा बढ़ा करें, उसको कम और ज़्यादा करें, एडजस्ट करें, तो ये टी के प्रोपोर्शन में ए रहता है ना। तो एम्पलीट्यूड इज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो यदि कोई कहे कि इंटेंसिटी नहीं है, एम्पलीट्यूड नहीं, बल्कि आई इज प्रोपोर्शनल टू टी, ये मानते हैं, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक वाली फ्रिंज की लंबाई, मान लो फ्रिंज की चौड़ाई ये t0 है और दूसरे की 2t0 है, तो इससे निकलने वाले प्रकाश का जो इंटेंसिटी है 2I होगी, 2I0 होगी और इसका I0 होगी, है ना। ये ध्यान में रखना। कभी कभी इस पर ये सवाल पूछते हैं, तो ये पॉइंट यदि तुम समझ गए ठीक से कि, लेकिन ये भी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोटा कर दोगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। वो बस ये है कि ये जो है λ/2, जब ये λ/2 से छोटी हो, जब t इज लेस देन λ/2 और I, तब ये t के वेरिएशन में ये इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है ना। वो t का वेरिएशन, t को यदि आप कम और ज़्यादा करोगे, तो इसलिए कभी कभी जब सवाल आता है कि एक स्लिट की थिकनेस दूसरे स्लिट की डबल है ना, डबल है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे स्लिट की इंटेंसिटी 2I0 है और पहले वाले का I0 है ना, उसकी डबल है। लेकिन ये चीज़ आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन में देखेंगे कि ठीक यदि ये स्लिट मोटी हो जाती है तो उसकी हालत दूसरी हो जाएगी, है ना। तो उसे इंटेंसिटी बढ़ेगी नहीं, कभी कभी तो घट भी जाती है, जीरो भी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये फ़िलहाल कि ये थिकनेस हम बढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन इस सावधानी के साथ कि वो λ/2 से उस थिकनेस ज़्यादा न बढ़े, है ना। और λ/2 से जब छोटी या इक्वल रहेगी, तब तो इसके इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन में हम मान सकते हैं, तब उसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये वेरिएशन आप इंटेंसिटी का भी समझ गए। अब अगला टॉपिक है इससे मिलता हुआ कि जो पीछे वाला हम लोगों ने सवाल अभी तक पढ़ा कि ये स्क्रीन है, पहले वाले स्क्रीन पर जो लाइट गिर रही थी वो इसके ठीक परपेंडिकुलर गिर रही थी, मैंने वेव फ्रंट जो थी सीधे नॉर्मल आ रही थी, परपेंडिकुलर है ना, ऐसे लाइट आ रही थी, है ना।
तो ये था ये नॉर्मल इंसिडेंट। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो नॉर्मल इंसिडेंट है, ठीक है ना। लेकिन मान लो ये कल्पना है कि इसमें ये थीटा एंगल पे ये रेज जो गिर रही हैं ये इस स्क्रीन के दूसरी ओर थीटा एंगल पर पैरेलल रेज गिर रही है ना, ऐसे गिर रही है। मतलब सोर्स कहीं यहाँ पर है, एस यहाँ पे है, और उससे लाइट इस स्लिट से आ रही है, दूसरे स्लिट से आ रही है, तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। इस सवाल को रिजॉल्व करने के लिए ये पीछे वाले सवाल को थोड़ा सा इसका सरल फॉर्म वो देखते हैं। देखो एक स्लिट यहाँ है, एक स्लिट यहाँ है, ये S1 है, ये S2 है, ठीक है। ये सिचुएशन है, इस जगह पर आप देख रहे हो ये P बिंदु यहाँ है D दूरी पर, तो लाइट चली यहाँ से ऐसे, दूसरी लाइट ऐसे आई, यहाँ पर मिल गई, ठीक है ना। अब क्या है इसका, ये देखो यहाँ का नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन यही है O, और ये क्या है S डैश, एस डैश इसका बीच वाला मिड पॉइंट है, और ओ एस ओ जो है नॉर्मल है, इस स्क्रीन का ठीक नॉर्मल वाला पॉइंट है। अब देखो यहाँ से पी को मिलाओगे इसके बीच को, मान लो ये एंगल थीटा है, मतलब ये हुआ कि पी बिंदु जो है इस ओ से कितना डिस्प्लेस है, थीटा एंगल पर चला गया, ये थीटा एंगल पर चला गया, ये देखो ये थीटा पर है ना। तो जब आप इससे थीटा पर ये वाई थीटा हो गया, ये क्या है डी है, ठीक है ना। अब आप इतना पर देखो, फिर एस से इसके ऊपर ये S2P के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, जैसे ही परपेंडिकुलर डालते हो ये एंगल जो होगा थीटा हो जाएगा। कैसे देखो, ये 90 डिग्री है और ये जो है, और ये इससे ये थीटा है ना, तो ये थीटा होगा, ये ज्योमेट्री से समझ लो, लेकिन ये जो थीटा होगा ये ऑटोमेटिक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइनों का नॉर्मल जो होता है वो थीटा होता है, दोनों के नॉर्मल के बीच में कोण उतना ही होगा जितने कि उन लाइनों के बीच में होता है, ठीक है ना। तो अब ये थीटा कोण हो गया, ठीक। ये 2D है, S1 S2, तो ये यहाँ पर वो डाला, ये Q डाल दो, S1 Q है ना। तो ये जो पाथ डिफरेंस हो गया S2Q, ये पाथ डिफरेंस है, ये डेल्टा एक्स है। तो बस इसको सीधे सीधे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए सीधे डेल्टा एक्स आप कर सकते हो, थीटा बहुत छोटा होता है, तो इसके लिए डेल्टा एक्स जो है 2D साइन थीटा आप सीधे सीधे कर सकते हो, है ना। ये जो देखो थीटा, तो ये जिस एंगल पर जाते हो तो 2D साइन थीटा इसका वो पार्ट डिफरेंस बन जाता है। अच्छा, थीटा कैसे निकालोगे, थीटा यहाँ से देखो y और d के बीच में थीटा निकाल सकते हो, तो ये साइन थीटा बराबर साइन थीटा जो हो गया y/d कर सकते हैं, ये बेसिकली थीटा के बराबर है। थीटा साइन थीटा बहुत छोटा है, वो tan थीटा के बराबर हो गया, है ना, ठीक है। इसने थीटा कर दिया y/d, तो डेल्टा एक्स जो है तुम्हारा बिल्कुल वही रिजल्ट आ गया जो पीछे हम लोग 2y/d उसमें रखते है ना। ये रिजल्ट जो है ये सीधे सीधे हम वही प्राप्त कर गए, ठीक है ना। तो इसी रिजल्ट का, इसी तरह से रिजल्ट का उपयोग हम आगे भी इसमें करेंगे। यहाँ पर देखो ये 2D, मान लो ये थीटा 0 पर आ रही है, और यहाँ पर हम लोग थीटा पर ये जो है ये थीटा पर, थीटा 1 बोल रहे हैं ना, हम थीटा कह देते हैं, थीटा पर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये y है, ठीक है ना, और ये d दूरी है, और कुछ करना नहीं है, ये 2D है। तो देखो ये जो पार्ट डिफरेंस होते हैं ना, पहली रे ये आई 1 नंबर,
यहाँ से ऐसे गई, इधर चली गई, ठीक है ना। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो यहाँ पर, ये वेव फ्रंट हो गई। तो इस वेव फ्रंट पर तो सभी सेम फेस में है, ठीक है ना। जो वेव फ्रंट के ऊपर सभी जो हैं पॉइंट सेम फेस में रहते हैं, ठीक है। तो S1 से ये गया, यहाँ से ये इधर चला, मैंने ये जो है इतना चल दिया, ठीक है ना। लेकिन इसके सापेक्ष ये जो है दूसरा वाला पॉइंट जो है ये चला, और फिर यहाँ से इसके ऊपर इतना और डाल दो, तो ये हो गया थीटा, ठीक है ना। तो अब ये देखो, ये Q आ गया और ये R आ गया, है ना, S1R और S1 की। तो ये डेल्टा X आप कह सकते हो ना, 2D साइन थीटा 0 साइन थीटा 0 प्लस 2D साइन थीटा, जो पीछे वाला था वैसे ही, ठीक है ना। बस ये आपका मिला एक्चुअल, ये पार्ट डिफरेंस ये हो गया। तो जब ये डेल्टा X, तो ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन क्या हो गया, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या हो गया, 2D साइन थीटा 0 प्लस, अच्छा थीटा 0 आपको दिया रहेगा 45 डिग्री पर गिर रहा है, तो वो इसका साइन थीटा 0 की वैल्यू आपको पता है ना। और ये हो गया साइन थीटा को हम अब यहाँ पर ये कह सकते हो y/d, तो साइन थीटा को y/d कर दो, ये कर दो, है ना। वो भी पूछेगा, जब इस तरह का सवाल पूछेगा तो ये थीटा भी दिया रहेगा, है ना। ये थीटा भी दिया रहेगा, नहीं तो y पर दिया रहेगा, ये हो जाएगा n लैम्डा, ठीक है ना। तो फिर अब आपका 2dy, तो आप ऐसा कर लो y/d इक्वल टू n लैम्डा बाई 2d, ये तो हो गया, ठीक, माइनस साइन थीटा 0, ये बना, ठीक है। तो y बराबर हो गया, जो फ्रिंजेज की जो डिस्टेंस आएगी वो होगी d टाइम n लैम्डा बाई 2d माइनस साइन थीटा 0, ठीक है। सही है। ये y अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये कभी कभी सवाल इस तरह का पूछ सकता है, तो ये पूछता है तो बस ये समझने वाली बात ये है कि ये जो 2D साइन थीटा 0 है वो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस ऐड हो गया है ना। और ये 2D साइन थीटा पहले से था ही, और ये इक्वल टू n लैम्डा करोगे तो ब्राइट फ्रिंजेज मिलेगी, और बाकी तो इसकी वजह से जो जीरो ऑर्डर फ्रिंज की स्थिति बनेगी, थोड़ी सी अंतर पड़ेगा कि यहाँ ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, माने ये डार्क फ्रिंज बनेगी या ब्राइट फ्रिंज बनेगी, वो इस पर डिसाइड होगी, है ना, कि कहाँ होगी, ठीक है। तो ये जो है अभी तक हम लोगों ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से संबंधित इंटरफेरेंस पढ़ा। अब आगे अगले टॉपिक पर विचार करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से संबंधित विभिन्न थियोरेटिकल पार्ट को समझा, ठीक है। इंटरफेरेंस से संबंधित और भी बहुत चीज़ें बाकी हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।